सो ज्वाइन हो गए। तो कल तक हम लोगों ने देखो क्रॉस प्राइस इफेक्ट किया था, जहाँ पे मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री पहले ही बता दो, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है सबको? ओके। सो अब हम आज अपना आगे करने वाले हैं, ठीक है? अब जो हमारा जो टॉपिक रह गया वो बिल्कुल छोटा सा रह गया, 5-10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ना एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसकी, बुक की, ठीक है? उसके वैसे तो आप लोग एक्सरसाइज खुद करोगे, आज जितनी होगी मैं उतनी करवा देती हूँ, आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कैसे करना है। बट कल आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है? और कल आप लोग ना मतलब जो भी डाउट्स होगा वो बता देना एक्सरसाइज में, हम लोग वो करेंगे पहले, ठीक है? किसी को कोई भी क्वेश्चन ना समझ आया हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना समझ आई हो, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है? और फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कि जो पिछले हमारे चैप्टर रह गए थे, क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया है, और जो हाफ चैप्टर रह गया था वो सब करेंगे। सो अब हम लोग अपना करते हैं। देखो कल हमने क्रॉस प्राइस इफेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है? उसमें हाँ, ओके। मैंने बुक ही भेज रखी है आप लोगों को पूरी। आपको मिली नहीं? ओके, मैं दोबारा भेज दूंगी, पूरी की पूरी बुक ही भेज दूंगी, डोंट वरी। हाँ, क्योंकि देखो अब ना आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है? 11th में अगर आप लोग प्रैक्टिस करने लगोगे खुद से क्वेश्चन करने की, तब तक जाके आप 12th में खुद पढ़ने लायक हो जाओगे। तो अगर, क्योंकि अब वो नहीं है ना कि जो टीचर ने बता दिया सिर्फ वही आ सकता है एग्जाम में, अब कुछ भी आ सकता है, ठीक है? क्योंकि अब आपने 12th बोर्ड्स के देने हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से बेस बनाएंगे। अभी जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, बाकी आप घर से पढ़ के आना आगे के, मतलब कल तक पढ़ लेना घर पे। और फिर हम लोग कल आपको जो भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में वो कर लेंगे, चाहे हम एक्सरसाइज को 3 दिन में डिवाइड करके करें, लेकिन हम ऐसे करेंगे, मतलब आप खुद पढ़ के आओगे, फिर हम सिर्फ डाउट लेंगे क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं ही समझाऊंगी आपको, ठीक है? तो कल तक हम लोगों ने क्रॉस प्राइस इफेक्ट किया था। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट में देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स किया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किया था, राइट? सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर मैंने बताया था पॉजिटिव रिलेशन था, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर नेगेटिव रिलेशन था। फिर हमने प्राइस इंक्रीज का किया था, जब सब्स्टिट्यूट के प्राइस इंक्रीज होते थे मतलब वहां पर पॉजिटिव रिलेशन था, तो डिमांड भी इंक्रीज होती थी। जैसे टी के प्राइस बढ़ते थे और कॉफी की डिमांड बढ़ जाती थी, हमारा डिमांड वही, लाइक प्राइस वही का वही रहता था, लेकिन डिमांड बढ़ गई थी। सेम वे हमारा जब हमने सब्स्टिट्यूट के जब हमारे प्राइस कम हुए थे, तब हमारी डिमांड कम हो गई थी, प्राइस वही का वही था, और ऐसा हुआ था क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन था दोनों में, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन होता है, एग्जाम्पल भी लिया था हमने। तो अगर एक के प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हमारे गुड की डिमांड होएगी कम। तो हमने जैसे कि डायग्राम बनाया था कि ये हमारी डिमांड का ये हमारी डिमांड कब है, ठीक है? डी तो हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस बढ़ गए, तो डिमांड कब हमारी शिफ्ट होके पीछे आ गई थी, डी वन, जबकि प्राइस जो है उतना का उतना ही था, सिर्फ चेंज आया था क्वांटिटी में, क्वांटिटी क्यू से क्यू वन हो जाती थी। सेम हमने इसका अपोजिट किया था जब प्राइस डिक्रीज होंगे। तो आज जो हमारा आता है वो हमारा होता है इनकम के साथ क्या रिलेशन है हमारा डिमांड में। वो हमने एक का प्राइस एक की क्वांटिटी ली थी, आज हम लेंगे कि इनकम का और हमारा किसका, क्वांटिटी डिमांड का, या फिर सिंपल डिमांड भी लिख सकते हो, डिमांड का रिलेशन आज हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों को मैंने जब वो वाला हमने किया था बेसिकली, जहाँ पर हमने फंक्शंस ऑफ डिमांड किए थे या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किए थे, तो वहां पर मैंने बताया था इनकम को हम, वैसे तो देखो आपकी बुक में दो ही केसेस ले रखे हैं, ठीक है? डायग्राम में हम दो ही केसेस लेंगे, लेकिन अगर आपको लाइक एग्जाम्पल में समझाना था एग्जाम के अंदर, तो हम एक एक्स्ट्रा ले लेते थे नेसेसिटी गुड्स का, लेकिन हम डायग्राम में तो उसको शो नहीं कर सकते, तो डायग्राम में तो हम सिर्फ दो ही लेंगे। तो इनकम जो है हम दो केस में लेते थे, ठीक है? इस केस में ली हमने इनकम, एक तो हमने केस लिया इनकम में
जब हमारी गुड्स नॉर्मल गुड्स थी, ठीक है, नॉर्मल डेली यूज नहीं, मतलब वैसी नॉर्मल गुड्स जैसे कि आपके घर में फर्नीचर होता है, या फिर डाइनिंग टेबल हो गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, टीवी वगैरह हो गया आपके घर में, ठीक है, वो नॉर्मल गुड्स में आ गए। और दूसरे हम लोगों ने क्या लिए थे, गिफन गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। और मैंने नाम दे दिया इंफीरियर गुड्स, ठीक है। गिफन मतलब घटिया से भी घटिया, इंफीरियर मतलब सिर्फ घटिया। इतना आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। सो नॉर्मल गुड्स और हमारा नेक्स्ट था इंफीरियर गुड्स। सो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो देखेंगे नॉर्मल गुड्स में क्या होता है और इंफीरियर गुड्स में क्या होता है। सो नॉर्मल गुड्स, रिलेशन हम लोग किसका देख रहे हैं, इनकम का और किस चीज का, डिमांड का, ठीक है। नॉर्मल गुड्स में क्या देख रहे हैं हम, इनकम का, डिमांड का। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, डिमांड को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स मतलब कि जैसे बेड हो गया, सोफा हो गया आपके घर में, चेयर हो गई, टेबल हो गई। तो जैसे ही अगर किसी की इनकम बढ़ेगी, कोई भी इंसान है उसकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, लाइक वो मान लो 50,000 कमा रहा था, अब उसकी इनकम 50,000 से 1 लाख होगी पर मंथ। तो वो क्या है, वो इन गुड्स को क्या है, थोड़ा ज्यादा खरीदने लग जाएगा, राइट राइट। वो क्या है, थोड़ा सा मतलब उसके पास अगर टेबल नहीं है तो वो टेबल खरीद लेगा, या फिर उसके पास बेड अगर छोटा था तो थोड़ा बड़ा बेड ले लेगा, टीवी अगर पुराने जमाने का था तो थोड़ा अच्छा ले लेगा। तो क्या होता है कि जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती है वो अपनी डिमांड को बढ़ा देता है, ये तो जेन्युइन सी बात है, ठीक है। आप अपने ऊपर भी अप्लाई करो। आपको मान लो आपकी मम्मा ने 5 रुपए दिए, तो आप क्या है, थोड़ी सी लाइक जो आपको पसंद है वो 1 यूनिट लोगे, 2 यूनिट, लेकिन अगर आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपए दे दिए चीज खाने के लिए तो वही चीज आप ज्यादा लोगे, सिंपल सी बात है। तो नॉर्मल गुड, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और जब इनकम कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम हो जाएगी। अब किसी की सैलरी कम हो गई, किसी की इनकम ही कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड कम कर देगा, राइट। तो ये था हमारा नॉर्मल गुड्स का केस। अब इसको डायग्राम के थ्रू हमें कैसे शो करना है, तो क्या है, इनकम बढ़ेगी और डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। और हम लोग क्या शो कर रहे हैं, हम शिफ्ट इन डिमांड को शो कर रहे हैं। तो शिफ्ट इन डिमांड मतलब कि प्राइस तो उतना का उतना ही है, चेंज किस में आया, सिर्फ और सिर्फ डिमांड में। तो हम लोग कैसे शो करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई, ओ माय गॉड, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर हम क्वांटिटी को शो करते हैं और यहाँ पर हम प्राइस दिखाते हैं, राइट। तो ये हमारी क्या है, डिमांड थी पहले, डीडी डीडी, ठीक है, डीडी हमारी क्या थी, डिमांड कर्व थी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, ठीक है, कितनी, ओ क्यू क्वांटिटी ले रहे थे हम, ओ पी प्राइस के ऊपर, डीडी जब हमारी डिमांड कब थी। अब क्या हुआ, हमारी हमारी इन द सेंस कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो इनकम बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्राइस उतना का उतना, और इनकम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डिमांड कहाँ पहुंच गई, आगे, क्योंकि डिमांड बढ़ी है। सो हमारी डिमांड कब क्या हुई, शिफ्ट हो गई डीडी से डी वन के ऊपर, ठीक है। और ये हमारी नई डिमांड कब आ गई, तो यहाँ पर अब हमारी नई डिमांड कितनी है, ओ क्यू वन। तो डिमांड हमारी ओ क्यू से कितनी हो गई, ओ क्यू वन हो गई। तो ये जो इंक्रीमेंट आया डिमांड के अंदर, इसको हम ऐसे एरो से दिखाएंगे, ये जो इंक्रीमेंट आया डिमांड के अंदर, ये किस वजह से आया, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। और अब हम ये नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंफीरियर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स की। तो ये बस डायग्राम बताना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना। क्या बताना है, इंक्रीज इन डिमांड का केस जब आपका इनकम और डिमांड का रिलेशन होगा, तो इंक्रीज इन डिमांड, बस एक डायग्राम बना देना। यहाँ पर आप लोगों को वही क्वांटिटी शो करनी है, यहाँ पर प्राइस शो करना है। डिमांड पहले जितनी थी, फिर डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज, डी से वो शिफ्ट होकर डी वन चली जाती है, और प्राइस उतना का उतना ही रहता है, और क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। प्राइस ओपी का ओपी है, क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाएगी। पर हम इसको डायग्राम को क्या है, एक्सप्लेन भी करते हैं। मान लो अब अगर आपका 5 नंबर में ही आ गया क्वेश्चन कि नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, या तो डिमांड इंक्रीज होएगी जब हमारी इनकम बढ़ेगी, या फिर डिमांड क्या होएगी, डिक्रीज होएगी जब इनकम कम होएगी। तो हम लोग भाई शो कैसे करेंगे 5 नंबर में, तो भाई पहले आप लोगों को सिंपल डायग्राम बनाना होता है, जैसे मैंने बताया था, एक्सप्लेन कैसे करना है। क्वांटिटी इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी हमने एक्स पे करी है, प्राइस हमने वाई पे किया है। डी इज द डिमांड कर्व, वेयर OP is the price and OQ is the quantity demanded when
इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जब हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी वन, तब हमारी डिमांड कर्व क्या होती है, शिफ्ट होती है डी से डी वन। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से कहां इंक्रीज हुई, ओक्यू से OQ1, so without change in price, so this is our increase in demand due to increase in income of the consumer। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ऐसे टेबल बना, मतलब ये डायग्राम बनाने के बाद इसको पूरा बताना होता है आप लोगों को। ठीक है, अब हमारा दूसरा केस होगा जब हमारी डिमांड कम होएगी। ठीक है, क्या होगा जब हमारी डिमांड कम होएगी, जब हमारा डिक्रीज इन डिमांड होगा। तो डिमांड हमारी डिक्रीज कब होने वाली है, डिमांड हमारी डिक्रीज तब होने वाली है, हम इनकम के साथ रिलेशन कर रहे हैं, राइट। जब हमारी इनकम कम होने वाली है तब हमारी डिमांड डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वही सिंपल सा केस है। ओ एक्स वाई क्वांटिटी, राइट, यहाँ पर प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्राइस आ जाएगा, ये लिखा नहीं जा रहा, बैक का दब बार बार हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझ जाना है, यहाँ पर प्राइस लिखना है आप लोगों को सिंपली। फिर हमारा क्या है, हमारी ये डिमांड कर्व है डी डी, जहां पर हमारा ये प्राइस है ओ पी, जहां पर हमारी क्वांटिटी कितनी है ओ क्यू। अब क्या हो रहा है, हमने हमने दिखाना है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड कम होती है जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है, तो कंज्यूमर की इनकम कम हो गई और उसकी वजह से डिमांड कर्व जो है हमारी वो शिफ्ट कर गई। ठीक है, तो डिमांड कर्व ने हमारा शिफ्ट कर दिया, डिमांड कर्व शिफ्ट होके पहुंच गई डी वन पर। और अब प्राइस हमारा क्या हुआ, प्राइस उतना का उतना ही है क्योंकि हमने प्राइस में चेंज नहीं लाया, हमारी चेंज हुई है इनकम, और डिमांड जो है हमारी वो OQ1 हो गई। तो इसको आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे कि वही क्वांटिटी शोन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस, DD is the demand curve, at price OP, consumer is demanding OQ quantity, when income of the consumer decreases, income of the consumer decreases, demand curve shifted from DD to D1 and hence OQ1 is the new quantity demanded at OP price। ठीक है, तो आप लोग किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बस आपका तरीका, बस आपको मेन चीज ये बतानी है कि इनकम कम होने से डिमांड कब शिफ्ट होएगी और हमारी डिमांड जो है वो कम होके OQ से OQ1 हो जाएगी। अब आप अपनी इंग्लिश कैसे भी लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये चीजें आपको दिखानी होती है। एक ये, दूसरा आप लोगों को ये चीज दिखानी होती है कि डिमांड कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, पहले वाले में हमारी डिमांड क्या होती, आगे की तरफ शिफ्ट हुई थी, तो आगे एरो लगेगा, जैसे DD से अगर मान लो D1 आगे होती है तो इस तरह से एरो लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी इस तरह से लाइक नहीं होती, हमारा डिमांड जो है वो कम होती है, मतलब डिमांड पीछे की तरफ शिफ्ट होती है, तो आप लोगों को ऐसे एरो से शो करना है। और यहाँ पर जो क्वांटिटी में चेंज आया, जैसे Q से Q1 हुई, तो यहाँ पर भी एक एरो दिखाना है कि यहाँ से वो इधर चली गई। ठीक है, तो एरो से क्लियर हो जाता है कि आप लोग क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो। तो ये था हमारा नॉर्मल गुड्स का केस। ठीक है, और नॉर्मल गुड्स का केस है ना, देखो आप ना इसको एक ही डायग्राम के अंदर भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हैं हम एक ही डायग्राम के अंदर, देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि आपके पास मान लो टाइम नहीं है एग्जाम में, ठीक है, और लेट हो रहे हो या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास मान लो एग्जाम के अंदर टाइम नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी होती है बहुत, तो हम क्या करते हैं कभी कभी एक ही डायग्राम में, बट ये तभी करना जब आपके पास टाइम ना हो। ठीक है, क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, DD डिमांड कर्व। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइस। ठीक है, OP प्राइस, तो यहाँ पर क्या है, वो नॉर्मली OQ क्वांटिटी ले रहा है, तो हमको यहाँ पर दोनों केस एक ही डायग्राम में मैंने बोला कि हम दिखाएंगे। तो एक बार जब हमारी इनकम बढ़ेगी, तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी डिमांड कब कहाँ होगी, आगे की तरफ शिफ्ट। ठीक है, D1 ठीक है, तो नई क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, OQ1। और जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो क्या होगी, कम होगी, तो डिमांड को कहाँ शिफ्ट करेगी, तब हमारी डिमांड कब शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड, जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी। तो ये कंज्यूमर की इनकम जब कम हुई तो डिमांड कब ने क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट किया, ये ऐसे। ठीक है,
ठीक है, और नई जो हमारी जो नई क्वांटिटी डिमांड हो गई वो हो गई OQ2। ठीक है, तो इस तरह आप एक ही डायग्राम के अंदर भी शो करके दिखा सकते हो। और इसको फिर आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, वही सेम, क्वांटिटी शोन ऑन x-axis, price shown on y-axis, DD is the demand curve. When income of the consumer increases, demand curve shifted from DD to D1 D1. So new quantity demanded is OQ1. So quantity demanded increases from OQ to OQ1. But if income of the consumer decreases, कि अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम DD2, सॉरी इसको हम D2 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उस D1 हमने उसका नाम रख दिया। तो डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम DD2 D2 तो द न्यू डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ2 एट प्राइस OP। बस एक ही डायग्राम में दोनों भी इस तरह से बना के आप लोग दिखा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आप चाहे अलग अलग दिखा दो, चाहे एक ही करके दिखा दो, ठीक है। मेन थिंग इज कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, वो हमारा अब कुछ भी नहीं आता, मतलब कि लाइक बहुत ही इजी सा हमारा रह गया अब तो। अरे क्या हो गया? अब हमारा सिर्फ वो रह गया जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखते हैं, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो इसमें तो देखो कुछ भी नहीं है, मैंने बता दिया था आपको कि अगर कंज्यूमर को वो चीज अच्छी लगने लग गई, मतलब उसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमर, इफ कंज्यूमर्स टेस्ट, ये आवाज का इशू सबको हो रहा है। कोई भी बताना, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही किसी को भी? हेलो सूफिया, गरिमा, आवाज आ रही है? ओके, तो भी मैसेज आया हुआ था ना, तो मैंने अभी देखा है जस्ट, तो मे भी उनका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो हमारा क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो हम लिखते हैं कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल हो जाता है, इफ कंज्यूमर टेस्ट इज फेवरेबल फॉर अ गुड, अगर कंज्यूमर का टेस्ट क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, ठीक है, उसको वो चीज क्या है, अच्छी लगने लग जाती है, तो कंज्यूमर इंक्रीजेज द क्वांटिटी, तो कंज्यूमर क्या करता है, क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है। फिर दूसरा क्या होगा, अगर कंज्यूमर का वो चीज जो है फेवरेबल की जगह वो क्या हो जाती है, अनफेवरेबल, ठीक है, कि अगर कंज्यूमर को वो चीज अच्छी नहीं लगती तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती आप क्यों खरीदोगे भाई, डिमांड कम कर देगा। इसको हम शो कैसे करेंगे, व्हेन टेस्ट इज फेवरेबल, जब टेस्ट फेवरेबल होगा, या फिर हम लिख सकते हैं व्हेन इंक्रीज इन डिमांड, कुछ भी लिख दो, ठीक है। व्हेन टेस्ट इज फेवरेबल, तो वही डिमांड वही प्राइस, एक्स वाई, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है। सो डी डी इज द डिमांड कर्व, व्हेन कंज्यूमर टेस्ट इज फेवरेबल, OP price, OQ quantity demanded. When taste is favorable, demand curve shifted from DD to D1 and new quantity demanded is OQ1। बस हो गया खत्म। इसमें तो हमें कुछ बेसिकली करना ही नहीं होता, टेस्ट इज फेवरेबल मतलब डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट अनफेवरेबल है मतलब कि डिमांड कम होगी, बस इसमें तो यही था, ठीक है। तो अब लोग, हाँ, हम बेसिकली हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जस्ट एक मिनट दो मुझे, मैं थोड़ा सा निकाल के आती हूँ कुछ।
सो ये है आप लोगों की बुक, ठीक है। वैसे मैंने शेयर कर दी थी, आई शेयर इट अगेन। तो अब लोग हम कर रहे हैं हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ डिमांड कहाँ है? 5th चैप्टर, पेज नंबर 103। या ये रहा, ठीक है। ये हमने डिमांड वाला चैप्टर कर लिया। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो ये हमारी क्या है? एक्सरसाइज है। सब लोगों को दिख रही है एक्सरसाइज? पहले यही बता दो, एक्सरसाइज दिख रही है सबको? मैंने जब स्क्रीन, ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। देखो याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पे क्या रखा हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को, याद करो क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि हमारा क्या होता है कि एक आप कस्टमर हो, आप लाइक मार्केट में गए, आपने आलू खरीद लिए 10 रुपए के 5 किलो, फिर टमाटर खरीद लिए 5 रुपए के 10 किलो, मतलब अलग अलग चीजें अगर आपने खरीदी, तो अगर आप अलग अलग चीजों को अलग अलग प्राइस पे देखोगे कि मैंने टमाटर इतने के रुपए थे, मैंने इतने किलो खरीदे, प्याज मैंने इतने के इतने खरीदे, उन सब चीजों को मिला के तो वो डिमांड बनेगी, क्योंकि वो क्या है, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी है, कि टमाटर इतने रुपए के थे मैंने इतने खरीदे, प्याज इतने के थे मैंने इतने खरीदे। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही चीज की बात करें, कि टमाटर की बात करें कि 10 रुपए के थे और मैंने 5 किलो खरीदे, तो स्पेसिफिक प्राइस और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करें तो वो हमारे लिए क्या होता था? क्वांटिटी डिमांड होता था, ठीक है। याद है ना आप लोगों को? तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा, ठीक है। ऑप्शंस तो हमने पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट है डिमांड, डिमांड तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी की बात करता है। क्वांटिटी डिमांड ये भी नहीं हो सकता। मूवमेंट, सॉरी, क्वांटिटी डिमांड होगा क्योंकि वो स्पेसिफिक प्राइस स्पेसिफिक क्वांटिटी। मूवमेंट अलोंग डिमांड का भाई कैसे होगा? मूवमेंट अलोंग डिमांड का तो क्या हमने पढ़ा था, ये तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को दिखाता है। क्वांटिटी डिमांड होती है जो, उसको नहीं बताता, चेंज जो होता है क्वांटिटी डिमांड में उसको बताता है, इसका अलग दूसरा नाम मैंने बताया था। और शिफ्ट इन डिमांड को, शिफ्ट इन डिमांड को तो डिटर्मिनेंट से रिलेट करता है, कि प्राइस को छोड़ के बाकी चीजों में जो चेंज आएगा, ठीक है। इसका तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व शोज, कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। वो किस चीज को शो करता है? देखो ऑप्शन पे तो आप लोग ना, आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। तो डिमांड कर्व क्या है? स्लोप करती है डाउनवर्ड। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी बढ़ती है। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स या फिर नेगेटिव। और उसी की वजह से डिमांड हमारी कैसे होती है? नीचे। जब मैंने बताया था कि सप्लाई जो है वो हमारी ऊपर की तरफ जाएगी जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, लेकिन डिमांड नीचे जाती है क्योंकि इनवर्स रिलेशन की वजह से, ठीक है। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, भाई गलत बात है। पॉजिटिव कब होता है? एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। प्राइस बढ़ते हैं जब किसी चीज, कोई चीज महंगी होती है तो हम कम खरीदते हैं, तो प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी तो कम होती है, तो ये तो नेगेटिव रिलेशन हुआ। तो फर्स्ट गलत। सेकेंड इनवर्स रिलेशन, बात कर ली, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ते ही नहीं है, क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ आर टू गुड्स रिलेटेड when as a result of rise in the price of apple डिमांड फॉर दी ऑरेंजेस इंक्रीज। देखो ये बोल रहा है कि आपको बताना है ये दोनों गुड्स कैसे रिलेट करती है। रिलेट इन द सेंस रिलेटेड गुड्स, ये सब्स्टिट्यूट है या फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बताना है। आगे वो बोलता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल, कि अगर एप्पल के प्राइस बढ़ जाए तो क्या हो? एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस राइज इन एप्पल डिमांड फॉर द ऑरेंजेस इंक्रीज, कि अगर एप्पल के प्राइस बढ़े तो ऑरेंज की डिमांड बढ़ जाए। मतलब एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की भी डिमांड बढ़ रही है, मतलब रिलेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट में था या कॉम्प्लीमेंट्री में? भाई सब्स्टिट्यूट में था, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ऑप्शन पे तो जाते ही नहीं भाई, सीधा सीधा दिख रहा है कि कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट ही आंसर है हमारा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में तो नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर ये होता कि राइज इन प्राइस होने की वजह से एप्पल में हमारे ऑरेंज की डिमांड कम हुई है, मतलब नेगेटिव रिलेशन होता, तब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता। नेक्स्ट है हमारा इन अ केस ऑफ नॉर्मल गुड डिमांड कर्व शोज, कि नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है, हमारी डिमांड कर्व जो है वो कैसे मतलब कि किस तरह का उसका स्लोप होता है।
तो डिमांड कब हमारी जो है वो नेगेटिव स्लोप करती है, ये तो हमको पता है। तो नॉर्मल गुड्स में ही करती है भाई, आगे तो हम कहाँ ही जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं डिमांड को डाउनवर्ड स्लोप करते हैं कि प्राइस बढ़ते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी कम खरीदते हैं। नेक्स्ट है लो ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन केस ऑफ, बोलता है कि लो ऑफ डिमांड जो है वो फेल कब हो जाता है। देखो याद करो, जब हमने एक्सेप्शंस ऑफ लो ऑफ डिमांड करी थी, लो ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस, मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शंस मतलब जहां पर वो चीज फेल हो रही है, जहां पर वो चीज काम ही नहीं कर रही, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन पूछ रहे हैं हम लोगों से कि लो ऑफ डिमांड की कौन सी एक्सेप्शन है, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिफन गुड। अब आप लोग बोलोगे कि इंफीरियर और गिफन तो सेम होते हैं, ये भी याद करो मैंने क्या बताया था, इंफीरियर इज घटिया, गिफन इज घटिया से भी घटिया, ठीक है। तो जहां पर आपको चूज करना हो इंफीरियर और गिफन के बीच में, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए गिफन को चूज करने की, राइट। तो इसका आंसर होगा गिफन गुड, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हमारा आता है इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड हुज इनकम इफेक्ट इज। देखो ये अब थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। कैसे वो अभी हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट जो है वो कैसा होता है। देखो तो इनकम इफेक्ट मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि मान लो इनकम बढ़ रही है तो उनकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। वो उनकी डिमांड कम होती है, उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो आपको याद करना है इंफीरियर गुड्स और हमारा क्या है इनकम इफेक्ट। तो मैंने बताया था जैसे कि जब हमारी इनकम क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो जब हमारी इनकम जो है लाइक बढ़ती है तब हम लोग क्या है घटिया चीजें कम खरीदते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप आज 2 रुपए वाला पेन यूज कर रहे हो क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको 5 ही रुपए दिए हैं खर्च करने के लिए, अब कल से आपकी मम्मी कहे बेटा कल से तेरे को 15 रुपए मिलेंगे, ठीक है, खर्च करने के लिए। तो आप क्या है 2 रुपए वाले पेन से 5 रुपए वाला पेन खरीदोगे। तो आप लोग क्या करोगे, घटिया चीज छोड़ दोगे, ठीक है। तो 2 रुपए वाला पेन सोच के समझो कि वो घटिया चीज थी। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप लोग घटिया चीजें छोड़ देते हो। तो इनकम बढ़ी, घटिया चीजें छोड़ी, मतलब इनकम बढ़ी, घटिया चीजों की जो डिमांड थी वो हमने कम कर दी। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो इंफीरियर गुड का इनकम के साथ कैसा रिलेशन मिला, नेगेटिव मिला, क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ती थी हम घटिया चीजें कम कर देते थे, ठीक है। तो इंफीरियर गुड मतलब घटिया चीजें। तो आंसर इज नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ये पूछ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को कौन सा इनमें से पेयर है वो दिखा रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट देखो वही गुड जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, ठीक है, याद है ना। सब्स्टिट्यूट गुड जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने दिया था कोक पेप्सी की, कोक नहीं है तो आप पेप्सी पी लोगे। अब देखो पहला है कार पेट्रोल, मतलब ये कहना चाहता है भाई कार नहीं है तो तुम पेट्रोल से काम चला लोगे और पेट्रोल नहीं है तो तुम कार से काम चला लोगे। भाई ऐसा हो सकता है क्या, कार के बिना पेट्रोल क्या और पेट्रोल के बिना कार, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हुए, ये तो साथ में यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, हाँ ये चल जाएगा कि अगर बाय चांस जूस नहीं है तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे भाई, और कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो जूस पी लेंगे। थर्ड है ब्रेड बटर, नहीं भाई ये भी नहीं है, ठीक है। अब आप इसको इंडियन कंटेक्स्ट में मत देखना, जैसे कि मैंने कल भी समझाया था कि फ्रेंच के लोग हैं वो सुबह उठते ही ब्रेड बटर ही खाते हैं, उनको वो साथ में ही चाहिए होता है। हम इंडिया वाले कुछ भी खा सकते हैं, हम तो ब्रेड को अकेला भी खा सकते हैं और बटर को भी अकेला खा सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है दोनों को साथ में खाने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है इन केस ऑफ गिफन पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। देखो गिफन पैराडॉक्स, गिफन पैराडॉक्स मैंने किसको बताया था, गिफन गुड्स का जो रिलेशन होता है उसको मैंने एक नाम भी बोला था बीच में, यूज किया था गिफन पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये बोलता है कि जब गिफन पैराडॉक्स होता है तो हमारा डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो गिफन पैराडॉक्स के केस में हमारा डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि गिफन गुड्स के साथ, और हमारा क्या था, आपको अगर याद हो तो चलो ये सब भी छोड़ो, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गिफन गुड्स जो है ना वो हमारे एक्सेप्शंस के अंदर आते थे, ठीक है। एक्सेप्शंस हमने 3 पढ़ी थी, वन इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, सेकंड हमारी थी ये गिफन गुड्स वाली, ठीक है, और थर्ड थी हमारी इरेशनल जजमेंट। मतलब गिफन गुड्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता था, ये हमने पढ़ा था कि गिफन गुड्स की बात आएगी लॉ ऑफ डिमांड फेल होएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में नॉर्मली स्लोप वो नेगेटिव करता है, लेकिन जब वो फेल हो रहा है, फेल होना इन द सेंस वो उसका उल्टा काम करेगा। तो नॉर्मल में वो नेगेटिव जाता था, लो ऑफ डिमांड जनरली तो नॉर्मल जाता है, नेगेटिव नीचे की तरफ मूव करके जाता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने अभी इतने सारे डिमांड को बनाया, लेकिन गिफन गुड्स मतलब कि अब वो क्या करेगा, उल्टा पलटेगा, क्योंकि गिफन गुड्स में हमारा लो ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा।
तो आंसर वुड बी द पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर इनकम डिमांड कर्व फॉर द कोर्स ग्रेन, ठीक है। अब ये बोलता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व है उसकी कोर्स ग्रेन देखो इन्होंने स्पेशली ब्रैकेट में डाला है इंफीरियर गुड, कि कोर्स ग्रेन जो है वो घटिया चीज आपको लेके चलनी है। अब भाई ये तो पता ही है हमको कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो घटिया चीजें क्यों खरीदेगा, तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी वो घटिया चीजें कम खरीदेगा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब कि चलो मैं बना के दिखाती हूँ आपको, वैसे यहाँ बन जाएगा। हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि मान लो ये हमारी डिमांड है, ये यहाँ पर हम क्वांटिटी शो करते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्राइस शो करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का सेंस आ गया ये, इसका मतलब होता है कि प्राइस उतना का उतना है और डिमांड में चेंज आया जा रहा है, कि प्राइस तो क्या है ओपी का ओपी, डिमांड कभी ओके हुआ है, कभी ओके वन है, कभी ओके टू है, कि प्राइस कॉन्स्टेंट है लेकिन डिमांड क्या है, चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो वो केस होता है हमारा किस चीज का, कॉन्स्टेंट का, ठीक है। तो ये बोलता है एज अ रिजल्ट इन कंज्यूमर इनकम, एज अ रिजल्ट इन राइज इन कंज्यूमर इनकम डिमांड कर्व फॉर द कोर्स ग्रेन बिकम अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो कह रहा है कि प्राइस वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ जो है डिमांड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर बोलता है कि बिकम्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि क्या होगा, वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब कि जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे था, तो वर्टिकल में क्या होती है ऐसे, मतलब कि डिमांड उतनी की उतनी है, ओके क्वांटिटी उतनी है लेकिन प्राइस में चेंज आए जा रहा है आए जा रहा है आ जाए, प्राइस कभी ओपी है कभी ओपी वन है कभी ओपी टू है लेकिन डिमांड वहीं की वहीं खड़ी है, ठीक है। तो ये वाला हमारा होता है इन द केस लाइक, ये हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि डिमांड का देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ना तो वो हॉरिजॉन्टल होगी ना वो वर्टिकल होगी, ठीक है, कभी भी नहीं होगी। ये तो आप लोग लाइक लिख के रख लो कि कभी नहीं होगी, जब तक कि हम मार्केट वाला चैप्टर नहीं कर लेते, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन शिफ्ट टू दी राइट, कि वो राइट की तरफ शिफ्ट होएगा। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कंज्यूमर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी, कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या है वो कर देता है, कम कर देता है। तो अब ये बोल रहा है भाई कि वो राइट की तरफ शिफ्ट होएगा। राइट की तरफ शिफ्ट होना मतलब कि अगर डीडी यहाँ है तो डीडी जो है वो शिफ्ट हो गई यहाँ चली जाएगी, डी वन यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड की क्वांटिटी कम होती है ना कि बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, शिफ्ट टू दी लेफ्ट, क्योंकि वो लेफ्ट में जाएगी, डीडी से वो कहाँ जाएगी, डी वन पीछे पीछे बैक जाएगी, क्योंकि हमको पता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से वो जो घटिया चीजें हैं वो कम खरीदता है, इसलिए वो पीछे जाएगी। तो आंसर वुड बी शिफ्ट टू दी लेफ्ट, ठीक है। अभी आप लोगों को देखो इसमें काफी टाइम लगेगा समझने में, लेकिन थोड़े टाइम में एक्सपर्ट हो जाओगे प्रैक्टिस करके। इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन राइज इन प्राइस ऑफ वन रिजल्ट्स इन, कि बोलता है कि अगर दो गुड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे में क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कि नेगेटिव रिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो बोल रहा है कि एक का प्राइस बढ़ रहा है तो भाई दूसरे की डिमांड घटेगी, पूछ भी क्या रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइज इन डिमांड गलत, दूसरा फॉल इन डिमांड बिल्कुल सही है भाई, हमने तो अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फोर, बोलता है कि डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप करता है किस चीज के लिए, ठीक है। अपवर्ड स्लोप देखो, अब ध्यान रखो डिमांड कर्व नॉर्मली क्या करता है, डाउनवर्ड, अब ये बोल रहा है अपवर्ड स्लोप करता है। ये एक ही क्वेश्चन को 36 तरीके से घुमाएंगे आप लोगों को पागल बनाने के लिए। तो डिमांड कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोप, मतलब कि एक्सेप्शंस की बात करेगा, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल गुड्स, भाई बिल्कुल नहीं। इंफीरियर गिफन, अब दो चीजें आ गई, मैंने क्या कहा था, प्रायोरिटी हमारी गिफन को जाएगी, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट बोलता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व अकर ड्यू टू चेंज इन, तो बोलता है कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व जो है वो क्यों होती है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड को, मूवमेंट होएगी जब हमारे प्राइस में चेंज आएगा, शिफ्ट होगा जब प्राइस को छोड़ के बाकी किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज आएगा। तो ऑप्शन हमारे क्या है कि फर्स्ट ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट बोलता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस। भाई पागल बना रहा है, डिटर्मिनेंट्स में तो तब होता है जब शिफ्ट और इन डिमांड होता है। तो आंसर हमारा सिर्फ ए ठीक होगा। An increase in price of electricity will cause the demand for electricity appliances too। बोलता है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस की, देखो आप लोग आपको ना थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले जो अप्लायंसेस होते हैं, बटन हो गए, स्विच हो गए, ये सब वगैरह वगैरह। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को देखो और अप्लायंसेस देखो, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, ठीक है। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अप्लायंसेस का कोई काम नहीं, अप्लायंसेस नहीं है, अप्लायंसेस हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो भाई उनको क्या बटन दबा दबा के पागल होना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो अब क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। तो क्या बोलता है, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्राइस जो है इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनकी डिमांड क्या होगा। देखो अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है। तो अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड को घटना पड़ेगा भाई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, नेगेटिव रिलेशन है। तो आंसर वुड बी फॉल, मतलब कि बी वाला, ठीक है। 13। नेक्स्ट हमारा है 14। शिफ्ट इन डिमांड कर्व मींस, शिफ्ट का क्या मतलब है। तो शिफ्ट बताया था, शिफ्ट क्या होगा कि जब डिटर्मिनेंट्स में चेंज होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज रिजल्ट क्या आएगा इसका, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन क्या है, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन ऑन प्राइस। ऑन प्राइस की बात कर दी, देखो ऑन प्राइस तो हम लेते ही नहीं क्योंकि वो तो मूवमेंट में आता है, छोड़ो ऑप्शन को। दूसरे पे आओ, राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस, फिर ऑन प्राइस की बात कर रहा है, फिर छोड़ो भागो अगले पे आओ, चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन दी ऑन प्राइस। हाँ भाई यही तो देखना था, क्योंकि शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है, प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स होते हैं। तो यही ठीक होने वाला है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल कॉज, ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। उन्होंने ब्रैकेट में क्लियर दिया है कि नॉर्मल गुड्स हैं, जब कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड्स में क्या होगा। देखो नॉर्मल गुड्स तो टीवी, सोफे वगैरह वगैरह, तो जब इनकम कम हो रही है कंज्यूमर की तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल गुड वो कम खरीदेगा। तो क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड का, बिल्कुल भी नहीं भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट। हाँ ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो कि ए फॉल इन दी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। हम अपनी बोर्ड पे ही आते हैं पहले तो। तो देखो एक इसने बात की है कि अपवर्ड मूवमेंट की डिमांड जो है वो अपवर्ड मूव करेगी, दूसरी इसने बात की है डाउनवर्ड की, ठीक है, और एक इसने बात की है राइट की, और एक इसने बात की है लेफ्ट की, ठीक है। तो अब देखो तो अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है, देखो जब हमने डिमांड कर्व करी थी ना, तो ये डी करा था हमने, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर कंज्यूमर ए पॉइंट पे है, ठीक है, और वो बी पॉइंट पे मान लो यहाँ पर और यहाँ सी पॉइंट, तो अगर वो ए से बी पे जा रहा है या फिर वो ए से सी पे जा रहा है तो हमने इस लोगों को बोला था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ठीक है। क्या बोला था, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता था, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो वो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता था। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, डिमांड कम होती थी, और एक्सटेंशन मतलब डिमांड का बढ़ना, डिमांड बढ़ती थी हमारी, ठीक है। तो अब एक और चीज है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है ना, मतलब अगर ए से वो बी की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड। क्या, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड। और ये जो नीचे आता है, अगर हम ए से नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, तो वो होता है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब मैंने मेन चीज आपको बता दी कि अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करें क्वेश्चन में, अपवर्ड मूवमेंट की, या फिर अगर क्वेश्चन में डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें, मतलब कि वो चीज रिलेट करती है किस चीज से, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व से, किससे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व से। अपवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या था, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, डिमांड कब ये है, अगर ये इधर की तरफ जाएगी, शिफ्ट होगी D1 तो ये राइटवर्ड मूवमेंट होगी, क्योंकि इसके तो मैंने आपको सब बताया था। राइटवर्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर इसको हम लोग लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड को भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये पीछे की तरफ जाती है तो हम इसको बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कहाँ भाग गया, कौन सा कर रहे थे हम लोग, या ये वाला 15, अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर नॉर्मल गुड के केस में विल कॉज, कि अगर इनकम कंज्यूमर की कम हो रही है तो नॉर्मल गुड में क्या होगा। देखो अब इन्होंने क्या बात की है, इनकम की और कंज्यूमर की, मतलब कि कंज्यूमर की डिमांड की, मतलब इनकम प्लस डिमांड, प्राइस का कहीं बात ही नहीं हुई। मतलब प्राइस क्या है, कांस्टेंट। तो अगर प्राइस जब कांस्टेंट होता है मतलब कि क्या होता है, शिफ्ट होता है हमारी डिमांड में। ये चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि बात कर रहे हैं वो इनकम की और डिमांड की, मतलब कि प्राइस का कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो प्राइस की बात नहीं हो रही, मतलब कि बात हो रही है शिफ्ट इन डिमांड कर्व की। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। तो अपवर्ड मूवमेंट मतलब कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, भाई वो तो प्राइस से रिलेट करता है, कैंसल। नेक्स्ट है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, ये भी प्राइस से रिलेट करता है, कैंसल। नेक्स्ट आता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, हाँ ये ठीक है। एक मिनट, एक्चुअली ना स्क्रीन शेयर करना रह गया था, बोर्ड पे ही रह गए थे हम लोग। अब दिख रहा है? ओके थैंक यू, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, हम लोग आगे लाइक मैंने बोर्ड ओपन करके और ये रह गया था। तो नेक्स्ट है हमारा 16th देख रहे हैं हम लोग। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्रॉस प्राइस इफेक्ट मैंने अभी देखो आप लोगों को बताया, क्रॉस प्राइस इफेक्ट हमारा किस चीज से रिलेट करेगा, एक की डिमांड दूसरे की क्वांटिटी, लेकिन ये तो एक की डिमांड और एक की क्वांटिटी की बात कर रहा है। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, प्राइस इफेक्ट। हाँ ये प्राइस इफेक्ट है क्योंकि एक का ही प्राइस है, एक की क्वांटिटी है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम तो किससे रिलेट करेगा, एक की इनकम दूसरे की मतलब कि उसी गुड की इनकम उसी की डिमांड की, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी ज्यादा होगी वो चीज। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो सिंपल सी बात है प्राइस इफेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो अब ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अभी बता के आई थी मैं मूवमेंट अलोंग डिमांड को मैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब हमारी डिमांड कम होती है, एक्सटेंशन जब डिमांड बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और हमारा एक्सटेंशन कब होता है, जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द अपर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, कि हम सेम डिमांड कर्व से लोअर पॉइंट से अपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ भाई यही तो देखा था हमने कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। आगे ऑप्शन छोड़ो क्योंकि हमें पहले ही आंसर मिल गया। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, कि हमारी डिमांड के अंदर इंक्रीज क्यों होता है, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन है, इनमें से आप चारों लाइक तीनों चारों ऑप्शन को देखोगे कि कहाँ कौन सी बात सही बोल रहा है। सो इंक्रीज इन डिमांड अक्कर ड्यू टू, कि डिमांड हमारी कब बढ़ती है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, पहले आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए नेगेटिव रिलेशन। सो क्या बोल रहा है कि डिमांड बढ़ रही है प्राइस के डिक्रीज होने से, हाँ भाई नेगेटिव रिलेशन है, सही है, बिल्कुल सही बात कही। चलो आगे बढ़ो। फिर इंक्रीज इन इनकम, भाई सही बात है, ये भी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन डिमांड अकर ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, बिल्कुल सही बात है। वैसे थर्ड ऑप्शन तो अब चाहे पढ़ो ही मत, ऑल ऑफ दी अबव भी आएगा जब दो ही ठीक हो गए तो, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन वैसे क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट की बात आ गई, सब्स्टिट्यूट मतलब पॉजिटिव रिलेशन। सो एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन प्राइस, बात सही है बिल्कुल। चलो भाई ऑल ऑफ दी अबव हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, अजम्पशन ऑफ द डिमांड रेफर्स टू, ठीक है। अजम्पशंस का क्या मतलब है, देखो अजम्पशंस मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट वाली लाइन जो थी वो क्या थी हमारी, वो हमारी अजम्पशन थी, ठीक है। बस वही हमको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कांस्टेंट ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ना ना ना,
ओन प्राइस तो हम लोग कांस्टेंट लेते ही नहीं है, लो ऑफ डिमांड में ओन प्राइस से तो हम बल्कि रिलेशन निकालते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। हम तो प्राइस के अलावा जो जितनी चीजें रह जाती है ना उनको कांस्टेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ओन प्राइस। हाँ भाई ये बात ठीक है कि हम बाकी सभी डिटर्मिनेंट को लेते हैं अपने प्राइस को छोड़ के, आगे तो क्या ही पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लो ऑफ डिमांड इज वॉयलेटेड। लो ऑफ डिमांड जो है वॉयलेट होता है, मतलब कि खराब हो जाता है। कब होता है वो खराब? खराब इन द सेंस फेल हो जाना। तो वो फेल कब होता है लो ऑफ डिमांड? ये भी हम लोगों ने करा था। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, कि जब हमारा इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है तब लो ऑफ डिमांड फेल होता है। ये लो भाई ऐसे कह रहा है। तो इनकम से देखो हम लोगों ने एक ही चीज पढ़ी थी, कि क्या पढ़ी थी याद रखो। वैसे ना ये क्वेश्चन ना आपके लेवल का है नहीं, मैं सही बताऊं तो। चलो इसको ना मैं आपको कल समझाती हूँ कुछ आसान तरीके से, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम इनकम के केस में 4-5 डायग्राम बनाते हैं तब जाके हमको ये समझ आता है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपके लेवल का है नहीं वैसे ये क्वेश्चन। मैं आपको इसको कल थोड़े आसान तरीके से समझाती हूँ, काफी लेंथी पड़ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ए फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी लीड्स टू, कि हमारी खुद की ओन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी में कमी आने की वजह से क्या होता है। तो भाई इसमें तो क्या ही पढ़ना हम लोगों ने, इंक्रीज इन रियल इनकम। अरे देखो रियल इनकम का कंसेप्ट आ गया, याद आया रियल इनकम क्या थी। रियल इनकम क्या थी, जब मैंने बताया था कि एक कंज्यूमर है, उसके पास है भाई 50 रुपए, वो पेन खरीद रहा है, एक पेन है 5 का, उसने सारे की सारी पैसे खर्च करने हैं। तो उसने क्या की, 10 यूनिट क्या की, खरीद ली। ठीक है, 5 का एक था, 10 यूनिट ले ले तो पूरे 50 रुपए हो गए। अब क्या हुआ, वो पेन जो है वो 5 रुपए से 10 का हो गया, मतलब वो पेन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, वो 5 से कितने का हो गया, 10 का हो गया। अब कंज्यूमर क्या करेगा, अब कंज्यूमर के पास है तो 50 ही रुपए, तो वो क्या करेगा, 10 का एक पेन है, 5 पेन खरीद लेगा, हो गए पूरे 50। पहले 5 का एक था तो 10 पेन खरीद रहा था, अब 10 का एक है तो 5 पेन खरीद रहा है। मतलब कि पहले वो टोटल 10 पेन खरीद रहा था, आज वो 5 पेन खरीद रहा है। लेकिन इनकम उसकी 50 की 50 है, 85 रुपए पहले थे, 85 रुपए अब है उसके पास आज। लेकिन चेंज आ गया क्वांटिटी में, फिर भी पहले 10 खरीद रहा था, 5 खरीद रहा है। तो जब प्राइस में हमारा चेंज आता है और उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी चेंज होती है, प्राइस में चेंज होने की वजह से जब क्वांटिटी चेंज होती है उसको हम रियल इनकम बोलते हैं। ठीक है, याद आ गया। तो क्वेश्चन क्या हमारा, अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि हमारी खुद की ओन प्राइस में कमी आने की वजह से क्या होगा, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल गलत बात है। जब हम देखो नहीं, ये आप लोग देखो सोच के देखते हैं। तो क्या बोलता है कि जब एक कंज्यूमर है उसकी खुद की प्राइस कम हो गई, तो कम हो गई मतलब कि अगर वो चीज कोई चीज महंगी थी वो सस्ती हो गई, तो जब कोई चीज सस्ती होगी तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर उस चीज को ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो ज्यादा खरीदेगा उस चीज को एक कंज्यूमर, जब कोई चीज सस्ती होगी तो ज्यादा खरीदना इन द सेंस प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज आया, इनकम की हमने बात ही नहीं की, मतलब रियल इनकम का कंसेप्ट तो आ गया। तो ये बात है कि यस रियल इनकम उसकी जो है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब कोई चीज सस्ती होगी तो वो उसको ज्यादा खरीदेगा। कि अगर पहले 10 का पेन था और आज वो 5 रुपए में पेन मिल रहा है, ठीक है, अगर पहले 10 का पेन था आज वो 5 रुपए में पेन मिल रहा है, तो कल वो जितने पेन खरीद रहा था आज वो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा खरीद रहा है। तो यस इंक्रीज इन रियल इनकम। दूसरा, डिक्रीज इन रियल इनकम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी चीज के प्राइस कम हो रहे हैं तो उसको कम क्यों खरीदेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। देखो परचेजिंग पावर ये मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कंसेप्ट बताया था कि हम क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर हम कहते हैं ना कि हम ये चीज खरीद सकते हैं, ये चीज नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतने पैसे हैं, ये हमारे औकात मतलब कि हमारे कॉन्स्ट्रेंट के अंदर है, ये हमारी कॉन्स्ट्रेंट के अंदर नहीं है। कॉन्स्ट्रेंट इन द सेंस आप ले सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं भाई ये तेरे औकात में ही नहीं है, ठीक है, तेरे बस का ही नहीं है खरीदना, कॉन्स्ट्रेंट हम लोग उसको बोलते हैं। तो वही हमारी परचेजिंग पावर होती है कि जितनी हमारी इनकम है हम उस चीज से कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, मान लो अब आप लोग जो है एक पेन खरीद रहे हो, ठीक है, और वो जो महंगे महंगे पेन आते हैं, मान लो 100 रुपए का एक पेन आता है, ठीक है कोई, तो आप लोग वो 100 रुपए वाला पेन नहीं खरीद पा रहे। क्यों, क्योंकि आपके बजट कॉन्स्टेंट से बाहर है वो चीज, ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर में आता ही नहीं है। लेकिन ड्यू टू सम रीजन अगर वो पेन सस्ता हो गया, मान लो वो 20 में आ गया, 20 रुपए का बिकने लगा, और आप तब आप लोग क्या है उस चीज पेन को खरीद लोगे, मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। पहले आपकी परचेजिंग पावर के बाहर था वो, अब वो आपके परचेजिंग पावर के अंदर है। पहले परचेजिंग पावर आपकी नहीं थी, अब है। तो प्राइस के कम होने की वजह से ये बात सच है कि एक पर्सन की परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो ऑप्शन हमारा ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है ए एंड सी, वही हमारा ट्रू हो जाएगा।
ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये एमसीक्यू करे हैं, आप लोग एमसीक्यू भी पढ़ना, और क्या क्या हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेना, और ट्रू फॉल्स भी कर लेना, मैचिंग करेक्ट स्टेटमेंट ये भी कर लेना, यहां तक कर लेना। ये यहां तक देखो 22nd क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है ना, क्या, कंसेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक कर लेना, क्योंकि ये बहुत सिंपल से हैं। ये तो आपसे सिंपल पूछेगा नॉर्मल गुड क्या होती है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है, इससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफिकल्ट है, वो पूछेगा ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, फिर कहेगा ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, तो वो मैं आपको कल करवा दूंगी। और अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो वो भी हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। तो आप एमसीक्यू पढ़ लेना, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह छोटी बच्चों वाली चीजें हैं, ये सब भी कर लेना, और ये कंसेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको लोगों को कल करवा दूंगी आगे, और मे भी कल हम लोग ये चैप्टर पूरा भी कर लेंगे, ठीक है। और फिर चाहे इसको एक दिन हम रख के, जैसे हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी हम इसको दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे, बट एक ही दिन के अंदर पूरा ऊपर से नीचे तक सब कुछ, ठीक है। तो बाय बाय, बाकी कल करते हैं, और हाँ काम कर लेना जरूर।